नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। इसरो ने स्पेसएक्स उपग्रह को सफलतापूर्वक अनडॉक किया। भारत ने अन्वेषण लाइसेंस व्यवस्था के तहत महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पहली अन्वेषण लाइसेंस नीलामी शुरू की। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना यानी PMSGMBY ने 10 लाख इंस्टॉलेशन पूरे करके बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति ने जल शक्ति मंत्रालय की अनुदान मांगों 2025-26 पर अपनी चौथी रिपोर्ट पेश की। लैंडसेट के एक रिपोर्ट के अनुसार क्लिनिकल ट्रायल्स में 73% भारतीय रोगियों पर CAR-T थेरेपी कारगर रही। यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र द्वारा भारत के लिए संभावित सूची में 6 स्थलों या स्मारकों को शामिल किया गया। चले खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और नजर डालते हैं आज की पहली मुख्य खबर पर। इसरो ने स्पेसएक्स उपग्रह को सफलतापूर्वक अनडॉक किया। इससे पहले इसरो ने जनवरी 2025 में SDX-01 यानी चेजर और SDX-02 टारगेट नामक 2 उपग्रहों की सफलतापूर्वक डॉकिंग की थी। इस उपलब्धि के साथ भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक प्रदर्शित करने वाला चौथा देश बन गया। चलिए सबसे पहले स्पेसएक्स मिशन के बारे में जान लेते हैं। इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में 2 छोटे उपग्रहों यानी SDX-01 और SDX-02 की डॉकिंग करना, स्वतः संचालित तरीके से दूसरे उपग्रह यानी टारगेट के पास आना एवं उससे सटीकता के साथ जुड़ जाना और फिर अनडॉकिंग क्षमताओं को विकसित और प्रदर्शित करना है। इन उपग्रहों को PSLV C-60 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। स्पेसएक्स अंतरिक्ष यान को UR राव सैटेलाइट सेंटर यानी URSC बेंगलुरु द्वारा इसरो के अन्य केंद्रों जैसे VSSC, LPSC, SAC, IISU और LEOS के सहयोग से डिजाइन एवं निर्मित किया गया है। आपको बता दें कि URSC वर्ष 1976 में स्थापित इसरो का प्रमुख केंद्र है। ये संचार, नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग और वैज्ञानिक परीक्षण संबंधी छोटे उपग्रहों को डिजाइन, विकसित, असेंबल व एकीकृत करने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हुए स्पेसएक्स में तकनीकी नवाचार पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करें डॉकिंग मैकेनिज्म की, तो इसमें अंतरिक्ष यान के बीच सुचारू कनेक्शन के लिए कम से कम झटकों के साथ एंड्रोजीनस डॉकिंग प्रणाली शामिल है। इसके अलावा इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक ISL के माध्यम से उपग्रहों के बीच वास्तविक समय में डेटा हस्तांतरण को सक्षम बनाता है। GNSS आधारित सापेक्ष कक्षा का निर्धारण डॉकिंग प्रक्रिया के दौरान सटीक नेविगेशन और नियंत्रण सुनिश्चित करके किया जा सकेगा। इसके साथ ही पावर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये डॉक किए गए उपग्रहों के बीच ऊर्जा के स्थानांतरण को संभव बनाता है। इसरो ने इस मिशन के लिए ऑटोनोमस, रेंडेजवस और डॉकिंग एल्गोरिदम विकसित किया है। इसका उपयोग कक्षा में उपग्रहों के मध्य सटीक सापेक्ष अवस्थिति और वेग निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं डॉकिंग के बाद किए जाने वाले कार्यों की। डॉकिंग और अनडॉकिंग के बाद उपग्रह स्वतंत्र पेलोड के रूप में अपने कार्यों को जारी रखेंगे। हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग SDX-01 या चेजर पृथ्वी के पर्यवेक्षण के लिए इमेज को कैप्चर करेगा, जबकि मल्टीस्पेक्ट्रल पेलोड SDX-02 या टारगेट प्राकृतिक संसाधनों और वनस्पति की निगरानी करेगा। इसके अलावा रेडिएशन मॉनिटरिंग SDX-02 भविष्य के मानवयुक्त मिशनों के लिए अंतरिक्ष संबंधी विकिरण का अध्ययन करेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये मिशन क्यों इतना महत्वपूर्ण है। इसका जवाब है भविष्य में अंतरिक्ष अभियानों को सक्षम बनाएगा या डीप स्पेस मिशन जैसे चंद्रमा से सैंपल को धरती पर लाना और अंतर्ग्रहीय अन्वेषण में सहायक होगा। इतना ही नहीं, मानवयुक्त चंद्र मिशनों का समर्थन करेगा। यह तकनीक भविष्य में गगनयान और अन्य मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियानों के लिए बहुत जरूरी होगी। इसके अतिरिक्त भारत के प्रस्तावित अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही अंतरिक्ष में उपग्रहों की मरम्मत और रोबोटिक्स को आगे बढ़ाएगा कि उपग्रहों की मरम्मत हेतु रोबोटिक्स और पावर ट्रांसफर का प्रदर्शन करता है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। भारत ने अन्वेषण लाइसेंस व्यवस्था के तहत महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पहली अन्वेषण लाइसेंस नीलामी शुरू की। अन्वेषण लाइसेंस की शुरुआत खान और खनिज यानी विकास और विनियमन MMDR संशोधन अधिनियम 2023 के लागू होने के बाद की गई है। यह कदम 29 महत्वपूर्ण और गहराई में मौजूद खनिजों को खोजने एवं पूर्वेक्षण में निजी भागीदारी की अनुमति देने के लिए उठाया गया है। यह नीलामी 13 अन्वेषण लाइसेंस ब्लॉक्स पर केंद्रित होगी। इनमें दुर्लभ भूतत्व यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जस्ता, तांबा और हीरे जैसे महत्वपूर्ण खनिज शामिल हैं। आपको बता दें कि नीलामी का उद्देश्य खनिज अन्वेषण में तेजी लाना, निवेश आकर्षित करना, आयात कम करना और स्वच्छ ऊर्जा एवं उद्योग का समर्थन करना है। चलिए महत्वपूर्ण यानी क्रिटिकल खनिजों के बारे में जान लेते हैं।
किसी खनिज को महत्वपूर्ण या क्रिटिकल तब माना जाता है जब आपूर्ति की कमी का जोखिम और अर्थव्यवस्था पर उसका संबंधित प्रभाव अन्य कच्चे माल की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। आपको बता दें कि इनमें धात्विक तथा अधात्विक दोनों तरह के तत्व शामिल हैं। गौरतलब है कि इन तत्वों की किसी भी देश की आर्थिक या राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है तथा खान और खनिज यानी विकास और विनियमन अधिनियम 1957 के जरिए केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण खनिजों के लिए खनन पट्टे एवं समग्र लाइसेंस की नीलामी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इनके उपयोग की बात करें तो स्वच्छ प्रौद्योगिकियां जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी, संचारण प्रतिरोधी मिश्र धातु आदि में कोबाल्ट का उपयोग तथा सूचना और संचार जैसे सेमीकंडक्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स और एलईडी में गैलियम का उपयोग और आखिर में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे सुपर अलॉय, कैटलिस्ट, प्रीकर्सर आदि में हैफनियम का उपयोग। आइए महत्वपूर्ण खनिजों के खनन से जुड़ी कुछ चिंताओं के बारे में भी जान लेते हैं। यदि खनन को सही तरीके से प्रबंधित नहीं किया गया तो यह जल संसाधनों को गंभीर रूप से प्रदूषित और समाप्त कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महत्वपूर्ण खनिजों की 16% खदानें, भंडार और जिले अत्यधिक जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में स्थित है। इसी के साथ उच्च अन्वेषण लागत और सीमित निवेश भी इसकी एक चुनौती है तथा भू राजनीतिक चुनौतियां जैसे चिली और पेरू में खनन उद्योग को क्षेत्रीय राजनीतिक अस्थिरता से उत्पन्न होने वाले जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। अगली खबर पर बढ़ने से पहले आइए महत्वपूर्ण खनिजों के खनन के लिए उठाए गए कदम भी जान लेते हैं। पहला है MMDR संशोधन अधिनियम 2023। इसके अंतर्गत लिथियम और नियोबियम जैसे 6 खनिजों को परमाणु खनिजों की सूची से हटाया गया है। इससे निजी क्षेत्र की भागीदारी संभव हुई। इसी के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन, इसकी घोषणा बजट 2024-25 में की गई थी। इसका उद्देश्य घरेलू फर्मों को विदेशी महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों को सुनिश्चित करने और व्यापार को बढ़ावा देने में सहायता करना है। और आखिर में है राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट यानी NMET। इसने एक प्रतिपूर्ति योजना शुरू की है जो पात्र अन्वेषण व्ययों का 50% तक कवर करती है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना PMSGMBY ने 10 लाख इंस्टॉलेशन पूरे करके बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRE के तहत शुरू की गई है। इसे 2024 में शुरू किया गया था। ये दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सौर ऊर्जा पहल है। ये पहल भारत के ऊर्जा परिदृश्य में परिवर्तन ला रही है। अब तक सरकार इस योजना के तहत 6.13 लाख लाभार्थियों को 4,770 करोड़ रुपए की सब्सिडी वितरित कर चुकी है। साथ ही इस योजना के तहत चंडीगढ़ तथा दमन और दीव ने अपने सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाने का 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है। गुजरात सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य है। इसके बाद केरल और उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। अब सवाल उठता है कि PMSGMBY योजना कैसे काम करती है और किसे इसका लाभ मिल सकता है। इसके उद्देश्यों में घरों पर रूफटॉप सोलर यानी RTS प्रणाली स्थापित करना और 1 करोड़ परिवारों को प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना शामिल है। इसे वित्त वर्ष 2026-27 तक लागू किया जाएगा। अब पात्रता की बात करें तो केवल आवासीय उपभोक्ता या आवासीय कल्याण समितियां यानी RWAs ही इस योजना का लाभ ले सकती हैं। इस योजना के तहत आवासीय परिवारों को 2 किलोवाट तक 30,000 रुपये प्रति किलोवाट, 3 किलोवाट तक अतिरिक्त क्षमता के लिए 18,000 रुपये प्रति किलोवाट तथा 3 किलोवाट से अधिक क्षमता के लिए 78,000 रुपये की कुल सब्सिडी मिलती है। वहीं RWAs को सामान्य सुविधाओं के लिए 18,000 रुपये प्रति किलोवाट की सब्सिडी मिलती है। इस योजना के तहत 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से 6.75% की रियायती ब्याज दर पर 2 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त यानी कोलेटरल फ्री ऋण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा योजना को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए हर जिले में एक गांव को आदर्श सौर ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए पात्रता प्राप्त करने हेतु गांव को 5,000 प्लस जनसंख्या यानी विशेष श्रेणी के राज्यों में 2,000 प्लस वाला राजस्व गांव होना चाहिए। इस योजना के व्यापक प्रभावों की बात करें तो इसके जरिए नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार होगा। 2027 तक आवासीय छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों के इंस्टॉलेशन के माध्यम से 30 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ने की उम्मीद है। साथ ही सरकारी बचत होगी। बिजली की लागत पर सालाना 75,000 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है। पर्यावरणीय दृष्टि से भी यह योजना बेहद लाभकारी साबित होगी क्योंकि प्रत्येक सौर ऊर्जा संयंत्र 100 वृक्ष लगाने के बराबर कार्बन उत्सर्जन की भरपाई करता है। इसके अलावा सरकार का अनुमान है कि इस योजना से 17 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे जिससे सौर ऊर्जा क्षेत्र में कुशल श्रमिकों की मांग भी बढ़ेगी।
चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति ने जल शक्ति मंत्रालय की अनुदान मांगों 2025-26 पर अपनी चौथी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में जल क्षेत्र में सरकार की प्रमुख पहलों और उनके समक्ष विद्यमान चुनौतियों को रेखांकित किया गया है। साथ ही इन पहलों को प्रभावी बनाने के लिए सिफारिशें भी की गई हैं। चलिए रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले है निधि का बेहतर ढंग से उपयोग न करना। 2024-25 के लिए आवंटित बजट का केवल 60% ही 3 तिमाहियों के अंत तक उपयोग किया गया था तथा जल क्षेत्र में मौजूद चुनौतियां देखें तो प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में कमी, गुणवत्ता में गिरावट, भूजल संसाधनों का अत्यधिक दोहन तथा जल के उपयोग से संबंधित सुविधाओं की तुलनात्मक रूप से कम दक्षता। इसके तहत की गई सिफारिश यह है कि इन चुनौतियों के समाधान के लिए राष्ट्रीय जल नीति में संशोधन करना चाहिए और उसका बेहतर तरीके से कार्यान्वयन करना चाहिए। तीसरा बिंदु है नमामि गंगे मिशन 2। नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता, कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए जिलों के सांसदों या विधायकों की एक समिति गठित की जानी चाहिए। इनके अलावा बांध सुरक्षा जाने तो बांध सुरक्षा पर राज्य समितियों यानी SCDSs और राज्य बांध सुरक्षा संगठनों यानी SDSOs में कर्मचारियों की कमी के कारण बांध सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन प्रभावित हो रहा है। इसके तहत यह सिफारिश की गई है कि राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण यानी NDSA के तहत निकायों या संगठनों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए। वहीं बात करें वर्षा जल संचयन की तो राष्ट्रीय जल मिशन यानी NWM से राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को कोई समर्पित वित्तीय सहायता नहीं मिलती है। और अंत में है बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम यानी FMBAP। आवंटित निधि का कम उपयोग FMBAP के कार्यान्वयन में बाधा डालता है। इसके अलावा सीमा पार नदियों से जुड़े मुद्दे जैसे कि जल प्रबंधन एवं बांधों का संचालन कई बार बाढ़ का कारण बनते हैं। इसके लिए यह सिफारिश की गई है कि जल शक्ति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को एक स्वतंत्र पहल के रूप में सीमा पार बाढ़ प्रबंधन का कार्यान्वयन करना चाहिए। लैंसेट की एक रिपोर्ट के अनुसार क्लिनिकल ट्रायल्स में 73% भारतीय रोगियों पर CAR-T थेरेपी कारगर रही। ये परिणाम इस थेरेपी के चरण 1 और चरण 2 ट्रायल्स से सामने आए हैं। इन ट्रायल्स में शोधकर्ताओं द्वारा इस थेरेपी के उपयोग के संबंध में सुरक्षा से जुड़े पहलू और प्रभावशीलता का आकलन किया गया है। चलिए सबसे पहले इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पहला है कम लागत। इस उपचार की लागत वैश्विक स्तर पर उपलब्ध समान उपचारों की तुलना में 1/20 है। दूसरा है साइड इफेक्ट्स एवं जोखिम। अध्ययन में सबसे आम दुष्प्रभावों या साइड इफेक्ट्स में 61% रोगियों में एनीमिया का होना, 65% में प्लेटलेट्स की कम संख्या, श्वेत रक्त कोशिकाओं की कम संख्या होना आदि शामिल है। चलिए अब जान लेते हैं कि CAR यानी कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल थेरेपी क्या है। दरअसल ये प्रतिरक्षा कोशिकाओं, विशेष रूप से T कोशिकाओं को शक्तिशाली कैंसर विरोधी कोशिकाओं में परिवर्तित कर देती है, जिन्हें CAR-T कोशिकाएं कहा जाता है। T कोशिकाएं विशेष कोशिकाएं होती हैं। ये श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार है। इनका प्राथमिक कार्य साइटोटॉक्सिक होता है, अर्थात अन्य कोशिकाओं को नष्ट करना। ये उपचार विशिष्ट प्रकार के रक्त कैंसर के लिए सृजित किया गया है। ये उन रोगियों को दिया जाता है जिनका कैंसर या तो फिर से उभर आया है या जिन पर प्रथम उपचार का कोई असर नहीं हुआ है। इसी के साथ अब CAR-T सेल थेरेपी के लाभ समझें तो इससे कम समय में इलाज होता है। कीमोथेरेपी या स्टेम सेल प्रत्यारोपण के विपरीत के तेजी से ठीक होने में मदद करती है। और दूसरा है निरंतर लाभ देने वाली एक लिविंग ड्रग। CAR-T सेल्स शरीर में बनी रहती है तथा कैंसर के दोबारा उभरने के खिलाफ दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। लाभ के बाद CAR-T सेल थेरेपी से संबंधित चुनौतियों पर एक नजर डाल लेते हैं। पहली है साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम। इसके चलते प्रतिरक्षा कोशिकाओं की अत्यधिक सक्रियता से तेज बुखार, अंगों की विफलता आदि हो सकते हैं। दूसरी चुनौती है न्यूरोटॉक्सिसिटी। इससे भ्रम और दौरे से लेकर सेरेब्रल एडेमा व कोमा तक हो सकता है। और आखिरी है एंटीजन एस्केप। ट्यूमर CAR-T सेल्स द्वारा लक्षित एंटीजन को परिवर्तित करके प्रतिरोध विकसित कर सकते हैं, जिससे इलाज का असर कम हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र द्वारा भारत के लिए संभावित सूची में 6 स्थलों और स्मारकों को शामिल किया गया। किसी स्थल या स्मारक को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने से पहले उसे संबंधित देश की संभावित सूची में शामिल किया जाना अनिवार्य होता है। चलिए भारत के लिए संभावित सूची में शामिल 6 स्थल और स्मारकों के बारे में जान लेते हैं। पहला है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। यह उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में अवस्थित है।
इसका नाम कांगेर नदी के नाम पर रखा गया है और यह चूना पत्थर की गुफाओं और तीरथगढ़ जलप्रपातों के साथ कार्स्ट स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा स्थल है मुदुमल महापाषाण मेनहेर। यह महापाषाण अर्थात मेगालिथिक खगोलीय वेधशाला तेलंगाना में कृष्ण नदी के तट के निकट स्थित है। आपको बता दें कि मेनहेर मानव निर्मित लंबवत रूप में स्थित पत्थर है जो शीर्ष की ओर हल्का शंक्वाकार होता जाता है और यह लगभग 3500 से 4000 वर्ष पुराने हैं। बात करें अगले स्थल की, जो है मौर्य मार्गों में आने वाले अशोक के अभिलेख स्थल। इनमें वृहत शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ अभिलेख तथा अन्य अभिलेख और गुहा अभिलेख शामिल हैं, जिन्हें मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में उत्कीर्ण कराया गया था। अब बात करें 64 योगिनी मंदिर की, तो ये मंदिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा में अवस्थित है। इनमें 64 योगिनियों की प्रतिमाएं हैं और ये तांत्रिक पूजा अर्चना से संबंधित है। इसमें खजुराहो, बड़ो और रीखियों में बने मंदिर आयताकार हैं व शेष सभी मंदिर गोलाकार हैं। अगला स्थल है उत्तर भारत में गुप्त मंदिर, जिसमें नागर और द्रविड़ स्थापत्य शैली तथा बौद्ध और हिंदू स्थापत्य शैलियों के तत्वों का मिश्रण है। आपको बता दें कि मंदिरों की योजना मौलिक रूप से वर्गाकार है। इसमें परिक्रमा पथ के साथ सपाट छत तथा शिखर कम ऊंचाई के होते हैं और इनका निर्माण धूप में सुखाई गई ईंटों, टेराकोटा और बलुआ पत्थर से किया गया है। और अंतिम स्थल है बुंदेलों के महल किले, जिसमें गढ़कुंडार किला, राजा महल, जहांगीर महल, दतिया महल, झांसी का किला और धुबेला महल सहित 6 किले शामिल हैं और ये राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली का मिश्रण है। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे सीरिया की, जिसकी राजधानी है दमिश्क। हाल ही में सीरिया में संघर्ष के दौरान अलावी अल्पसंख्यकों पर हमला हुआ। अगर सीरिया की भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो यह पश्चिम एशिया में अवस्थित है। इसके उत्तर में तुर्की, पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में इराक, दक्षिण में जॉर्डन तथा दक्षिण पश्चिम में इजराइल एवं लेबनान स्थित है। वहीं सीरिया के पश्चिम में भूमध्य सागर स्थित है। चलिए अब इसकी भौगोलिक विशेषताओं के बारे में भी जान लेते हैं। इसके प्रमुख भौतिक क्षेत्रों में सीरियाई मरुस्थल, यूफ्रेट्स नदी घाटी और एंटी लेबनान पर्वत शामिल है। एंटी लेबनान पर्वत लेबनान और सीरिया की सीमा बनाता है। यूफ्रेट्स, ओरंटेस, टिग्रिस आदि इसकी प्रमुख नदियां हैं। सीरिया का उच्चतम बिंदु माउंट हर्मन है। यदि इसके संघर्षित प्रमुख शहरों की बात करें तो इसमें अलेप्पो, होम्स, इदलिब, गोलन हाइट्स आदि हैं। जानकारी के लिए बता दें कि गोलन हाइट्स इजराइल के साथ विवादित क्षेत्र है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री योजना यानी पीएम युवा 3.0 शुरू की है। पीएम युवा 3.0 का उद्देश्य पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 30 वर्ष से कम उम्र के युवा लेखकों को प्रशिक्षित करना है। वैल्यूएटिक्स री भारत में पुनर्बीमा कारोबार शुरू करने के लिए IRDAI भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से मंजूरी पाने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी GICRE भारत में कार्यरत एकमात्र पुनर्बीमा कंपनी है। शिलांग, मेघालय में उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र यानी नेक्टर के परिसर की आधारशिला रखी गई। इससे पूर्वोत्तर में केसर की खेती को बढ़ावा मिलेगा। नेक्टर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय है। केसर एक प्रकार का मसाला है जो क्रोकस सेटाइवस पौधे के बैंगनी फूलों के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा से प्राप्त होता है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ अचानक हवाई हमले किए। हूती एक सशस्त्र राजनीतिक और धार्मिक समूह है। इससे पहले अंसार अल्लाह के नाम से जाना जाता था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान हाल ही में बढ़ती हिंसा का केंद्र बन चुका है। यह होर्मुज जलडमरू मध्य के मुहाने पर स्थित है। साथ ही इसकी सीमा ईरान पश्चिम में, अफगानिस्तान उत्तर में और अरब सागर दक्षिण में लगती है। भारत बांग्लादेश नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर 2025 और समन्वित गश्त अभ्यास बंगाल की खाड़ी में आयोजित किए गए थे। बोंगो सागर अभ्यास में भारतीय नौसेना की ओर से INS रणवीर ने भाग लिया था। पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य में तामूली दोबा बील का सूखना चिंता का कारण बनकर उभरा है। ये असम के मोरीगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदानों में स्थित है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रकाश को सुपर सॉलिड में परिवर्तित किया है। अब तक सुपर सॉलिडिटी केवल बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स यानी BECs में देखी गई थी। BEC पदार्थ की एक अवस्था है। ये तब निर्मित होती है जब बोसॉन नाम के कणों को परम शून्य तापमान पर ठंडा किया जाता है। इससे वे समान क्वांटम अवस्था में आ जाते हैं।
जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नज़र हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।